स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि यूपर ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में शामिल थे। और ये सेशन हमारा मेनली यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। बाकी ये क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि एसएससी, जीडी, पुलिस, रेलवे या फिर सुपर टेट। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपने इस सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल या फिर ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि कालीबंगा। आइए देखते हैं कालीबंगा से और क्या क्या मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। कपास की खेती के अवशेष मिले हैं, साथ ही मिश्रित खेती, चना व सरसों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राप्त हल से अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं, जो यह सिद्ध करती हैं कि यहाँ का मानव कृषि कार्य भी करता था। इसकी पुष्टि बैल व अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से भी होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या मिला। एक तो मिला कपास की खेती के अवशेष, फिर मिश्रित खेती के अवशेष, और फिर हल से अंकित रेखाएँ जो सिद्ध करती हैं कि यहाँ मानव कृषि भी करता था। बैल और अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से भी यह सिद्ध होता है कि यहाँ पे खेती की जाती थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ, जो इस प्रकार है हमारा अगला क्वेश्चन। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी रामानंद या फिर ऑप्शन डी नामदेव। दोस्तों, इस सेशन में हम जो क्वेश्चन डिटेल्स की ज़रूरत होगी हम उसके एक्सप्लेनेशन में भी जाएंगे, जिसमें ज़रूरत नहीं होगी हम उसमें एक्सप्लेनेशन में समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत रामानंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं या फिर ऑप्शन डी अकबर। तो मेनली इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि बाबर। आप हमें कमेंट बॉक्स में यह बताइएगा कि बाबर ने कौन से लड़ाई में और किस शासक को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंधन में सहायता करती थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक या फिर ऑप्शन डी शिवाजी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान हुआ करते थे। और आइए जानते हैं ये अष्टप्रधान में कौन कौन से पद शामिल थे। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे प्रमुख जो था पेशवा, फिर अमात्य, वाकियानवीस या सुमंत, सुरुनवीस, सर ए नौबत, पंडित राव एवं न्यायाधीश, ये 8 पद शामिल थे। तो दोस्तों, यहाँ हम देखें कि अष्टप्रधान किससे संबंधित है, तो यह मंत्री परिषद थी किसके शासनकाल में? तो शिवाजी के शासनकाल में मेन रूप से। और इसमें कौन कौन से पद शामिल थे? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि जैनों का जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी कि जो जल मंदिर है वो भारत के बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? ऑप्शन ए अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन सी बम्बई अधिवेशन 1918 या फिर ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि
एनी बेसेंट कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1917 में अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 1905, ऑप्शन बी 15 नवंबर 1905, ऑप्शन सी 15 सितंबर 1905 या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1905। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी वी डी सावरकर, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी या फिर ऑप्शन डी पी मित्रा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुशीलन समिति का संबंध पी मित्रा जी से है। तो आइए देखते हैं अनुशीलन समिति के बारे में। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा, वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में मिदनापुर, यानी जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, में समिति का गठन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है या फिर किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी विपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता माना जाता है। तो इसमें देखते हैं इसमें मुख्य नेता कौन कौन से थे। 3 नेताओं को मुख्य रूप से इसमें कहा जाता है और वो थे लाल, बाल और पाल। लाल से लाला राजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। ये तीनों नेता देश में लाल, बाल, पाल के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? ऑप्शन ए लाला हरदयाल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। मानस किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि मानस ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पर्वत भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी विंध्याचल या फिर ऑप्शन डी सतपूर्णा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि अरावली पर्वतमाला हमारी जो कि राजस्थान में फैली हुई है वह भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। जैसे कि अगर हम भारत की एक रफली मानचित्र बनाने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि जो ऐसे और करके हम ऐसे अगर बनाने का प्रयास करें तो हमारा इधर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये बना तो हमारी अरावली पर्वतमाला यहीं पड़ती है, जो कि भारत से लगभग ये नॉर्थ और वेस्ट में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1981 या फिर ऑप्शन डी 1970। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1988। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। सिंहभूमि झारखंड, जो कि झारखंड में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा या फिर ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिंहभूम जो झारखंड में पड़ता है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1911 या फिर ऑप्शन डी 1931 या फिर ऑप्शन डी 1950। तो यहाँ पे आपसे फर्स्ट जनगणना नहीं पूछा है, यहाँ पे फर्स्ट
जाति आधारित जनगणना पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1931 में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। तो भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी यह जानते हैं। तो यह हुई थी, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट में CSO, जो भारत में राष्ट्रीय जनगणना आय की गणना का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, यानी कि भारत में CSO हमारा क्या क्या कार्य करता है वह जानते हैं। यह अन्य सांख्यिकी संबंधी एजेंसियां भारत सरकार को सलाहकार सेवा प्रदान करता है। दूसरा कार्य, देश के लिए सांख्यिकी योजना बनाने के लिए योजना आयोग के साथ काम करता है। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय निकायों के साथ सार्वजनिक संबंध रखता है। और लास्ट में देखते हैं, राष्ट्रीय खातों का आयोजन, प्रकाशन और प्रकाशन करना शामिल है। तो ये थे CSO के मुख्य कार्य, जो कि हम जाने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी ऐच्छिक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा स्वरूप संरचनात्मक स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2 फरवरी 2005, ऑप्शन बी 11 मार्च 2000, ऑप्शन सी 2 फरवरी 2006 या फिर ऑप्शन डी 11 मार्च 2006। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 को शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी नीति आयोग का उपाध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या वर्तमान समय में राष्ट्रीय विकास परिषद कार्यरत है या नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या फिर 29 अगस्त 1947। यहाँ पे आपको बताना है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब आइए जानते हैं संविधान सभा की बैठक के बारे में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था और इसके लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इस पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी उप अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा T.T. कृष्णा
कर्मचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये हम आज जान गए कि संविधान सभा की पहली बैठक में क्या क्या हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या फिर ऑप्शन डी 22 अगस्त 1950। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि संविधान सभा में राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन ए 44, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 36 या फिर ऑप्शन डी 52। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन डी किसी के द्वारा नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव सबसे पहले संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा प्रस्तुत किया जा सकता है। स्वयं पर महाभियोग की प्रस्तुत करने की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। इस प्रस्ताव पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए जहां पर इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम जांच के बाद इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। इस दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं या अपने कृषि प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण करने का अधिकार रखता है। यह ध्यान रहे कि दोनों सदनों में यदि महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कुल कम से कम 2/3 बहुमत स्वीकार कर लेता है तो राष्ट्रपति को पदमुक्त समझा जाता है। तो यह थी हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और उसके बारे में हमने यहाँ सब कुछ जाना। दोस्तों, हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है यह हमें आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी या फिर ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। उसी तरह यह तो क्या हुआ केंद्र सरकार का, उसी तरह राज्यों में महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर या फिर ऑप्शन डी पारा वाला थर्मामीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को मापा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन बी सीटेन संख्या, ऑप्शन सी अपस्फोटन, ऑप्शन डी स्नेहक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी AB ब्लड ग्रुप या फिर ऑप्शन डी O ब्लड ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ओ, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये तो था यूनिवर्सल डोनर। जानते हैं अब इसके AB के बारे में, तो ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है।
एलपीजी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर ऑप्शन सी लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, या फिर ऑप्शन डी लिक्विड पेट्रोल गैस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताना है कि एलपीजी में जो कि सिलेंडरों में जो सबके घरों में यूज होता है उसमें जो गंध आती है वह किसके कारण आती है? एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल होते हैं, इस चीज़ को आप जानिएगा। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, ऑप्शन बी 9.44 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर ऑप्शन सी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या फिर ऑप्शन डी 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी कि एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज की हम इस वीडियो में देखे जो 30 क्वेश्चन थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे और किसी ना किसी यूपीएससी द्वारा कराए गए परीक्षा में शामिल क्वेश्चन थे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें अवश्य बताएं और अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है और जो भी हमारी वीडियो में कमी होगी उसे लिखकर बताने का प्रयास करें, अच्छाई होगी तो भी उसे लिखकर बताने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग।